गोमती में बहुत पानी बहा, गंगा में बहुत पानी बहा, उस पानी में बही तो लाशें बही। जो मुख्यमंत्री आए ऊपर से लादे गए योगी आदित्यनाथ। बीजेपी में घमासान चल रहा है। बीजेपी में अभी बीजेपी ये तय नहीं कर पाई योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे यदि चुनाव लड़ा जाए तो फिर योगी आदित्यनाथ का मिसमैनेजमेंट सर पे लेना पड़ेगा, और यदि किसी और के चेहरे पे चुनाव लड़ाया जाता है तो योगी आदित्यनाथ वो चुनाव होने नहीं देंगे ठीक से। सारी दुनिया जानती है जब भी इस देश में वैक्सीनेशन हुआ है, जब भी टीकाकरण हुआ है वो मुफ्त हुआ है, तो ये सरकार टीका मुफ्त देके कोई एहसान नहीं कर रही है। फिर भी ये सरकार कुछ नागरिकों को टीका खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। यही सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। योगी और मोदी जी के बीच में, यानी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच में जो कड़वाहट है वो छुपी नहीं है। भले ही एक दूसरे को बहुत महिमा मंडित करते हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान रास्ते पे आ चुकी है। किसानों का आंदोलन ने ऐसा तड़का लगाया कि योगी जी को समझ नहीं आ रहा है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े फिर बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता भी है। इस बार तुलेगी सियासत, वो भी उत्तर प्रदेश की। 2022 की शुरुआत में ही जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें गोवा और मणिपुर बहुत छोटे राज्य हैं और दो वहां से लोकसभा के लिए उम्मीदवार होते हैं और विधानसभा भी बहुत छोटी होती है। उसके बाद उससे थोड़े बड़े राज्य हैं पंजाब और उत्तराखंड। पंजाब में 13 लोकसभा है, उत्तराखंड में 8 लोकसभा है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जहां 80 लोकसभा है। विधानसभा की बात करें तो 403 विधानसभा का मेंबर है। पूरे देश में, भारतवर्ष में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती है किसी प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश से। तो ये 2022 की शुरुआत में, मतलब इन 4 राज्य जो मैंने पहले बताए, चारों छोटे राज्य जो है, इनकी मार्च 2022 तक किसी भी हालत में विधानसभा बननी चाहिए और मई 2022 तक विधानसभा नहीं बनेगी, मतलब नए लोग आएंगे विधानसभा में, वो मई तक का उसका समय है। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुके हैं। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ उतरे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां शासन है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 403 में से 325 विधायक मिले थे। 325 सीटों पे उनकी विजय हुई थी, अभूतपूर्व विजय थी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे विजय थी, ये एयर स्ट्राइक की विजय थी, ये तथाकथित ये जो गुजरात का विकास का मॉडल है उसकी विजय थी। ये पराजय थी यादवों के आपस के लड़ने की, ये पराजय थी विपक्ष की कमजोर पड़ने की। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में 64 सीटें बीजेपी को मिली, 62 और 2 उनके सहयोगी दलों के साथ है। लेकिन ये 64 भी आंकड़ा थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि वो पहले 72 था, 72 से 62 पे बीजेपी आ गई। यदि बीजेपी की सीट की बात करें तो 10 वहीं तमाम जुगाड़ के बाद और विधानसभा में स्वीप होने के बाद वहां पे 10 का गड्ढा पड़ा। यह 10 का गड्ढा ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोग नाउम्मीद हुए थे और कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी जगह ढूंढने में लोकसभा चुनाव में थोड़ा उनको जगह मिली थी पैर रखने की। लेकिन उसके बाद 2022 तक, मतलब वर्तमान समय तक, 2021 की बात करें हम, 2021 का 9वां महीना चल रहा है, मतलब खत्म होने पे है, आखिरी क्वार्टर बचा है, 3 महीने बचे हैं 2021 के। गोमती में बहुत पानी बहा, गंगा में बहुत पानी बहा, उस पानी में बही तो लाशें बही। जो मुख्यमंत्री आए ऊपर से लादे गए योगी आदित्यनाथ, स्ट्रांग हिंदू सपोर्टर और एक ऐसा हिंदुत्व का, उग्र हिंदुत्व का चेहरा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा, और ये सोच के कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां चुनाव होंगे ये हिंदुत्व का कार्ड सामने आएगा तो कई जगह फायदा होगा, लेकिन वो फायदा दिखाई नहीं देता। नुकसान बहुत उत्तर प्रदेश में हो गया, क्योंकि योगी जी का मिसमैनेजमेंट पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ रहा है। विधायक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने में डर रहे हैं, जो सांसद है वो अपने लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोविड दूसरे मिसमैनेजमेंट बहुत भारी रहा। किसानों का आंदोलन ने ऐसा तड़का लगाया कि योगी जी को समझ नहीं आ रहा है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे। दूसरी ओर योगी और मोदी जी के बीच में,
यानी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच में जो कड़वाहट है वो छुपी नहीं है। भले ही एक दूसरे को बहुत महिमा मंडित करते हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान रास्ते पे आ चुकी है। अलग अलग लोग, अलग अलग नेता अलग अलग बातें करते हैं। मौर्य कुछ अलग बात करता है तो कोई और अलग बात करता है। छोटे छोटे दल अपनी मांग को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं। यही कारण हुआ कि दो पिछड़ों नेताओं पे एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। स्टिंग ऑपरेशन करने वाला चैनल भी सारी दुनिया जानता है किसके गोद में बैठा हुआ है। तो ये स्टिंग ऑपरेशन किसके कहने पे हुआ और इससे उनका वो घिनौना राजनीतिक चेहरा सामने लाने का प्रयास किया, जिसमें पैसे का बहुत बड़ा खेल होता है। सत्ता का मक्खन खाने के लिए कैसे लोग अपने बिरादरी को बेचते हैं। लेकिन फिर वो बिरादरी क्या उन नेताओं को छोड़ देगी या बिरादरी नेताओं के साथ रह के बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूकेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कोशिश और की। उन्होंने प्रभारी घोषित किए, उन्होंने सह प्रभारी, संगठक प्रभारी घोषित किए, जो आने वाले समय में यूपी के चुनाव में पूरी ताकत झोंक देंगे। और ये जब प्रभारी बनाए गए, उनमें बहुत सारा जो जातीय है वो संतुलन देखने को मिलता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं, जाति धर्म पे नहीं। लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा है वो सिर्फ जातियों को साधने का काम हो रहा है। अनुराग ठाकुर को ले आए, वो उत्तर प्रदेश में प्रभारी होंगे, लेकिन वो ठाकुर है, क्षेत्रीय है, तो लगता है उनको कहीं ठाकुरों को वो प्रभावित कर पाएंगे। शोभा करंदले और अन्नपूर्णा देवी ये ओबीसी है, उनको लगता है ये नेता ओबीसी पे साधने में मदद करेंगे। सरोज पांडे ब्राह्मण चेहरा है जो यूपी के नाराज ब्राह्मणों को साध लेंगे। अर्जुन मेघवाल दलित है, शायद वो दलितों को बीजेपी के पक्ष में लाने का प्रयास करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु जाट है, जो जाटों को खुश करने का प्रयास करेंगे। विवेक ठाकुर भूमिहार है, वो भूमिहारों में बीजेपी के पेट बनाने की प्रयास करेंगे। 6 संगठन प्रभारी है। संजय भाटिया है लोकसभा से, पश्चिमी यूपी देखेंगे। संजीव चौरसिया है, वो ब्रिज देखेंगे, एमएलए है, विधायक है बिहार के। राष्ट्रीय सचिव है सत्या, जो अवध देखेंगे। सुधीर गुप्ता के पास कानपुर दिया है, ये सह कोषाध्यक्ष है राष्ट्रीय। अरविंद मेनन ये जाना माना चेहरा है, मध्य प्रदेश में थे, अब उनको गोरखपुर दिया गया है। और सुनील ओझा काशी देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के ये सिपह सलार है, ये जो सरदार है, ये उतरेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल, जिन जातियों को धर्म को ये प्रेजेंट करते हैं, क्या उनका वहां वो वजूद है? क्या अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के सभी ठाकुरों पे प्रभाव लगा सकेंगे? सरोज पांडे जहां से आती है, अपने गृह क्षेत्र में भी ब्राह्मणों को साथ नहीं पाती, वो क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को साथ पाएगी? मेघवाल दलित है, जो अपने घर में अपने घर वालों को चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव में और नगर पालिका और जिला पंचायत के चुनाव में अपने लोगों को जितवा नहीं पाते अपने गृह राज्य में, वो कैसे उत्तर प्रदेश में दलितों को साथ लाएंगे? कैप्टन अभिमन्यु पूरे टाइम उनकी जद्दोजहद लड़ाई चलती रहती है अपने पार्टी से। वो जाटों के नेता अपने ही राज्य में हरियाणा में स्थापित नहीं हो पाए, वो कैसे उत्तर प्रदेश के जाटों को देखेंगे? विवेक ठाकुर भूमिहार है, इनकी भूमिहारियों में कितनी पेट है ये बता नहीं सकते। तो जो लोग उतारे हैं वो उनके पास वही हैं जिनका खुद अपना वजूद नहीं है, जिनका अपने राज्यों में अपने जातियों पे पकड़ नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के जातियों में कैसे ये बात बताने का प्रयास करेंगे कि वो ठाकुर है तो उत्तर प्रदेश के तमाम ठाकुर बीजेपी का साथ दे? भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में और मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोगों को ले आए जो रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे। जो लोग रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं उनका वजूद नहीं होता, और जो लोग ताकतवर होते हैं उन्हें नरेंद्र मोदी सामने आने नहीं देते, न संगठन में न मंत्रालय में। ऐसे कई ताकतवर लोग हैं बीजेपी में जो उत्तर प्रदेश को समझ सकते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के संगठन को बनाया है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के पाले में नहीं है, या नरेंद्र मोदी उनको अच्छा नहीं समझते, या नरेंद्र मोदी उन्हें अपना कंपटीशन समझते, इसलिए नहीं लाते। इसलिए आपके पास कमजोर पत्ते ही फेंकने होंगे। जरा जब आपके पास कमजोर पत्ते फेंकोगे, कमजोर चाले, जब प्यादे आपके कमजोर होंगे, तो फिर आने वाली जो सामने वाली जो फौज है उसके साथ कैसे लड़ाई होगी? दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से उतरी हुई है। बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे पेशो पेश में है। कई बार वो उनका रुख होता नहीं कि वो बीजेपी के साथ है या कहीं है। मायावती की पकड़ भी बहुत ढीली हुई है अपने मतदाताओं पे। फिर वो ब्राह्मणों को और हिंदुओं को साधने का प्रयास कर रही है दलितों के साथ, कहीं त्रिशूल लेके, कहीं गणपति लेके। लेकिन 4.5 साल में
आप कभी एक्टिव नहीं रही थी, तो अब आपको कौन साथ देगा? कांग्रेस, प्रियंका गांधी दिल्ली में है, बार बार बताया जाता है, खबरें छपती है कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश आएगी, पूरा दौरा करेगी, लेकिन ना प्रियंका जी उत्तर प्रदेश आती है, ना वो दौरे होते हैं। तो कांग्रेस वहां बिल्कुल आधारहीन है, कांग्रेस दिशाहीन है, कांग्रेस नहीं के बराबर है। जो 5-6 इस बार थे, वो भी यदि चले जाए तो आश्चर्य लगना नहीं चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी में घमासान चल रहा है। बीजेपी में अभी बीजेपी ये तय नहीं कर पाई योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे यदि चुनाव लड़ा जाए तो फिर योगी आदित्यनाथ का मिसमैनेजमेंट सर पे लेना पड़ेगा, और यदि किसी और के चेहरे पे चुनाव लड़ाया जाता है तो योगी आदित्यनाथ वो चुनाव होने नहीं देंगे ठीक से। दोनों तरफ से फंसी हुई है बीजेपी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना के कहीं ना कहीं वो शेर की सवारी कर बैठी है। शेर अपने हिसाब से चल रहा है, ये चला नहीं पा रहे हैं। शेर से उतर जाए तो शेर खा जाएगा, ये डर है। कम से कम अभी डर तो है, शेर खाता कि नहीं खाता बाद में बताएंगे। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी भी डावाडोल है। अभी प्रधानमंत्री रैलीज करेंगे, बहुत सारी चीजें आएगी। उत्तर प्रदेश में जब 72 सीटें लाए थे तो उत्तर प्रदेश को पर्सनली देखा था अमित शाह ने। वो चाणक्य इस बार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। वो शायद या तो अपना ब्रांड बचा रहे हैं या लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का यूपी में बहुत बुरा हश्र होगा। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे ब्रांड को सामने लाना और उसको बिगाड़ना ये उनके लिए ठीक रहेगा? कलकत्ता में मुंह की मार के खाने के बाद उनको ये बात समझ में आ गई। जो डेंट नरेंद्र मोदी के ब्रांड को बंगाल में लगा वो यूपी में नहीं लगना चाहेंगे, क्योंकि यूपी में यदि वो डेंट लग गया या यूपी में वो ब्रांड खराब हो गया तो फिर वो ब्रांड परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो ब्रांड चलने वाला नहीं। दूसरी ओर भाजपा में कहीं ना कहीं अंतर्विरोध है, सारे सांसद दुखी है। किसान आंदोलन बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। किसानों की हाल ही की रैली उत्तर प्रदेश में, और जहां जो नारे लगे अल्लाह अकबर और जय श्री राम, इकट्ठा नारे एक स्टेज पे लगना, यह बता देता है कि आने वाले समय में आप हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तालिबान का डर आप कब तक दिखाओगे? एक तरफ तालिबान का डर आप दिखाते हो, दूसरी तरफ तालिबान से बात करने के लिए केंद्र सरकार के नुमाइंदे भागते रहते हैं। तो ये अब जनता समझ चुकी है। इस बार भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, राष्ट्रवाद का तड़का, ये तमाम कार्ड फेल होते हुए दिखाई देते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि टीकाकरण सरकार ने मुफ्त करवाया, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार अनाज बांट रही है, लेकिन सरकार अनाज किसके भरोसे बांट रही है? जो किसान खून पसीना एक करके अनाज उगाता है और सरकार को मुहैया करवाता है, वही अनाज सरकार बांट रही है। उन्हीं किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, सर फूट रहे हैं, उन्हीं किसानों को गालियां दी जा रही है, उन्हें आंदोलनजीवी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है, राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, माओवादी तक कहा जा रहा है। ये सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं जनता में सरकार को एक्सपोज कर चुका है। सारी दुनिया जानती है, जब भी इस देश में वैक्सीनेशन हुआ है, जब भी टीकाकरण हुआ है, वो मुफ्त हुआ है। तो ये सरकार टीका मुफ्त देके कोई एहसान नहीं कर रही है, फिर भी ये सरकार कुछ नागरिकों को टीका खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। यही सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि जब टीके आते थे तो गरीब हो या रईस सबको फ्री में बंटते थे। इन्होंने जो ये दो फाड़ समाज में करने का प्रयास किया, उसका भी रिएक्शन लोगों के बीच में होगा। महंगाई का तड़का, पेट्रोलियम के प्राइसेस, अनाज तेल के प्राइसेस, ये तमाम जो कीमतें बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं सरकार को एक कुचक्र की ओर ले जा रही है। सरकार अच्छी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई आसान नहीं, लेकिन ये मोदी है, पता नहीं मोदी जी क्या कर पाएंगे, 11th आवर पे क्या होगा, आखिरी समय में कौन सा दाव चला जाएगा। लेकिन इस बार विपक्ष भी बहुत सजग है, किसी भी ट्रैप में आने के पहले वो 3 बार सोचेंगे, और जो ट्रैप में लाए जाते हैं, जैसे कि अभी 2 दलित नेता लाए, उसका जो है पूरा स्टिंग ऑपरेशन मिसफायर होते हुए दिखाई देता है। कुल मिला के बीजेपी ने जो रणनीति की और जो सेनापति मार्केट में उतारे हैं, उत्तर प्रदेश के युद्ध भूमि पे उतारे हैं, वो सेनापति वही हैं जो अपने राज्य में भी सेनापति नहीं कहलाते। वो इतने कमजोर है कि केंद्र ने हाथ उठा दिया तो उन्हें वहां सिपाही भी रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे मरे हुए सेनापतियों के भरोसे उत्तर प्रदेश में नैया कैसे पार लगाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये विश्लेषण मेरा है आज के समय पर। यदि आज की बात हम करें 9 सितंबर को, तो जो दिखाई दे रहा है वो मैंने आपके सामने बताया। चुनाव में राजनीति हमेशा देखा हमने, चीजें बदलती रहती है। अभी तो 6-7 महीने हैं, समय समय पे उत्तर प्रदेश के बारे में लेके विश्लेषण लेके सामने आऊंगा। लेकिन ये इस बार इसलिए किया क्योंकि कल ही बीजेपी ने बहुत बड़ी टीम अनाउंस की, उसी टीम का विश्लेषण करते हुए मैं आपके सामने हाजिर हुआ।
आज इतना ही, फिर आऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।